द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहें। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी, सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें, ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया
और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने के क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। तो तुम असली राजकुमारी हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना।
ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड। दूर जंगल में एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब कभी वो छोटी लड़की घर से बाहर निकलती तो वो रेड हुडेड कैप पहनती, जो उसकी दादी ने उसके लिए बुनी थी। इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहकर बुलाते थे। एक नए साल के दिन रसोई में जब उसकी माँ शाम के लिए तैयारी कर रही थी तो लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज नया साल है। दादी भी आज रात हमारे साथ होंगी ना? तुम्हारी दादी बीमार हैं बेटा, मुझे नहीं लगता वो आ पाए। मैं उनके लिए कुकीज बना रही हूँ। मैं दादी माँ को कुकीज दे आऊं? नहीं मेरे बच्चे, बाहर बहुत सर्दी है, तुम घर पर ही रहो, मैं दे आऊंगी और उन्हें कुछ काढ़ा भी पिलाऊंगी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। प्लीज माँ, प्लीज, आपको तो बहुत काम करने हैं ना, मैं फटाफट जाकर आ जाऊंगी। ठीक है, पर गरम कपड़े अच्छे से पहन कर जाना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने रेड शूज और रेड कैप पहनी और टोकरी को उठाकर घर से चल पड़ी। जंगल का रास्ता मत छोड़ना और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। बाहर सचमुच बहुत ठंड थी। पूरा जंगल बर्फ से ढका था। लिटिल रेड राइडिंग हुड खुशी खुशी जंगल के रास्ते जा रही थी। बीच घने जंगल में एक युवा शिकारी रहता था। वो एक भेड़िए की तलाश में था जो गांव वालों के घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा लेता था। कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने नए साल की शाम इस तरह अकेले गुजारूंगा, लेकिन आज मैं तुझे पकड़ के रहूंगा खूंखार भेड़िए, और इस वजह से हर कोई नए साल में ज्यादा खुश होगा। सभी गांव वालों को भय में डालकर भेड़िया जंगल में अपने शिकार के लिए निकला था। मुझे बर्फीले दिनों से नफरत है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। इस बीच लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर चली जा रही थी। उसने जंगल में एक हिरन के बच्चे को देखा। बेचारा बेबी हिरन ठंड से कांप रहा था। ओ नन्हे हिरन, तुम्हें कितनी ठंड लग रही है ना? लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन के पास जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, पर जैसे ही हिरन ने उसे देखा तो वो भाग गया। अरे रुको, भागो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में हिरन का पीछा करने लगी, लेकिन इतना दुबला पतला होने के बावजूद ये हिरन इतना फुर्तीला था कि झट से गायब हो गया। कुछ समय तक लिटिल रेड राइडिंग हुड
हिरन को खोजती रही, लेकिन फिर उसे लगा कि इसे खोजना असंभव है। उसने चारों तरफ नजर डाली और गौर किया कि वो अब जंगल से बहुत दूर थी। वो एक ऐसी जगह पर थी जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। बर्फ ने उसके लिए ये जानना असंभव बना दिया था कि वो कहाँ थी। उसने सोचा कि अपने पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वो अपना रास्ता खोज लेगी। उसने अपने निशानों का अनुसरण भी किया, लेकिन कुछ ही समय में बर्फ ने उसके निशान ढक दिए। ठीक उसी पल लिटिल रेड राइडिंग हुड खुद को असहाय महसूस करके रोने लगी। अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ! हेलो, बचाओ! क्या कोई मुझे सुन सकता है? किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन ये कोई और नहीं था, बल्कि ये था दुष्ट दिल वाला भेड़िया। हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है? भेड़िया उस आवाज की दिशा में चल पड़ा जो उसने सुनी थी, और जल्द ही उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा। उसे बिना डराए वो उसके पास पहुंच गया। भेड़िए को अपनी आंखों के सामने देखकर वो बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ! भेड़िया यहाँ है! बचाओ! कोई मदद करो! चिल्लाओ मत। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि उसका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, तो इसलिए उसने चिल्लाना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे जैसी लड़की जंगल में अकेली क्या कर रही है? मैं अपनी बीमार दादी के लिए कुकीज ले जा रही थी, लेकिन अब मैं खो गई हूँ। पर यहाँ तो अब तक कोई इंसान नहीं रहा। तुम्हारी बीमार दादी रहती कहाँ है? लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दादी कहाँ रहती है, क्योंकि उसे अभी भी भेड़िए के बारे में संदेह था। मुझे यहाँ से दादी माँ का घर पता नहीं चल रहा है। अगर आप मुझे जंगल के रास्ते पर वापस ले जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और भेड़िया चलने लगा और लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चलने लगी। लेकिन दुष्ट भेड़िया मन ही मन उसे लेकर खतरनाक योजना बना चुका था। बस एक बार हम ये जंगल के रास्ते पे पहुंच जाए, फिर ये छोटी लड़की मुझे अपने दादी के घर का रास्ता बताएगी। इस तरह मैं पहले उसे खा सकता हूँ और फिर उसकी दादी को खाने के लिए जा सकता हूँ। इसे कहते हैं नए साल की दावत। थोड़ी दूर चलने के बाद भेड़िए और लिटिल रेड राइडिंग हुड को रास्ता मिल गया। तो ये लो, हम पहुंच गए। अब क्या तुम्हें तुम्हारी दादी का घर याद है? अब लिटिल रेड राइडिंग हुड किसी तरह भेड़िए से छुटकारा पाना चाहती थी और जल्द से जल्द अपनी दादी के पास जाना चाहती थी। धन्यवाद, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी ये अब ज्यादा दूर नहीं है। इस जंगल के आखिर में लाल वाला घर है। ठीक तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड को अंदाजा हो गया कि उससे गलती हो गई है। सच्ची? भेड़िए ने अपना मुंह खोला लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास में आते हुए, लेकिन ठीक उसी वक्त एक राइफल की आवाज सुनकर भेड़िया घबराकर भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी दादी के घर की तरफ दौड़ी। इधर शिकारी अभी भी भेड़िए को ढूंढ रहा था। उसने बर्फ पर उसके पैरों के निशान देखे। मुझे पता है तुम यही कहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। एक चुनौती भरे सफर के बाद आखिरकार वो अपनी दादी के घर पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से अपनी दादी की आवाज सुनी। दरवाजा खुला है मेरी बच्ची, तुम अंदर आ सकती हैं। अपनी दादी की आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड
थोड़ी हैरान जरूर थी। ये आवाज दादी की तरह नहीं लगती। ओह, शायद ये उनके बीमार होने की वजह से ना हो। लिटिल रेड राइडिंग हुड दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सभी पर्दे बंद थे। अंधेरे कमरे में उसकी दादी बिस्तर में अपने कंबल को छाती तक ओढ़े हुए लेटी थी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मेरी बच्ची। माँ ने बहुत स्वाद कुकीज बनाई हैं। उन्होंने कहा कि आप नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैं आपको ये देने और मिलने आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और नजदीक से देखना चाहती हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब गई, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। और नजदीक आओ मेरी बच्ची, और नजदीक। लिटिल रेड राइडिंग हुड अब अपनी दादी के बिस्तर के एक और कदम करीब आ गई। उसकी दादी उसे अजीब तरह से अलग लग रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें साफ साफ सुन पाऊँ मेरी बच्ची। और आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊँ। और आपकी बाजुएं ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? ताकि मैं तुम्हें प्यार से गले लगा पाऊँ मेरी बच्ची। दांत? और आपके दांत इतने तीखे क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। अचानक भेड़िया बिस्तर से बाहर कूदा और खुद को लिटिल रेड राइडिंग हुड पर फेंक दिया। बचाओ! या तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन बहुत ही फुर्तीला भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था। जैसे ही वो उसके ऊपर कूदने और उसे दबोचने वाला था, उसने देखा कि उसका पैर फंस गया है और अचानक उसने खुद को एक पेड़ से लटके हुए पाया। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड रुकी और उसने पीछे घूमकर देखा, तो देखा कि वो एक जाल में फंस गया था। वो जल्दी से उसके पास गई। मुझे बताओ दुष्ट भेड़िए, मेरी दादी माँ कहाँ है और तुमने उनके साथ क्या किया है? वो कुछ नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही थी। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है छोटी बच्ची, वो मेरी झोपड़ी में आराम कर रही है। जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारी दादी बीमार है, मैं उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आया और भेड़िए के लिए मैंने एक जाल तैयार किया। शुक्र है मैंने आखिरकार भेड़िए को पकड़ ही लिया। दुष्ट भेड़िए, सबसे पहले वो मेरी दादी के घर में घुसा, फिर उसने उनके कपड़े पहने और मुझे बरगलाने की कोशिश की। चलो तुम्हारी दादी माँ के पास जाते हैं। और रही भेड़िए की बात, तो इसे नया साल यही मनाने दो। इसको तो मैं कल ही देख लूंगा। और फिर शिकारी और रेड राइडिंग हुड शिकारी की झोपड़ी की ओर चल पड़े। भेड़िया उनके पीछे चिल्लाया, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? रुको रुको। ये लगभग रात का समय था। लिटिल रेड राइडिंग हुड, दादी और शिकारी लिटिल रेड राइडिंग हुड के घर पहुंचे। उसकी माँ घर के सामने उनका इंतजार कर रही थी। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ थी? माँ, आप भी आई हैं? मुझे बताइए क्या हुआ था। मैं आपको सब बताऊंगी माँ, लेकिन पहले मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और जंगल का रास्ता छोड़ दिया। आप विश्वास नहीं करेंगी क्या हुआ। मैं अब कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी माँ, दादी और शिकारी सब ने मिलकर वो शाम हंसते गाते नाचते हुए साथ में बिताई और साथ में खाना भी खाया। और रहा सवाल भेड़िए का, तो ये उसकी अब तक की सबसे बुरी नए साल की शाम थी। एक समय की बात थी। एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। हालांकि उन्हें एक बच्चा चाहिए था, पर उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। एक दिन उसकी बीवी एक डायन के पास गई और उसने उसे कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। उदास मत हो मेरी बेटी, जहाँ चाह वही राह है। ये बीज ले जा और एक गमले में लगा देना, और फिर तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक होता
दिखाई देगा। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और डायन का शुक्रिया अदा करने लगी। बदले में उसने डायन को कुछ पैसे दिए। वो घर आई और उसने बीज को गमले में लगाया। एक आशा के साथ वो उस गमले के पास बैठी रहती थी। जल्द ही एक बड़ा ट्यूलिप जैसा फूल उस पौधे में खिलने लगा। उसी वक्त बीवी ने अपने मन में सोचा, कितना सुंदर फूल है, और उसकी बंद पंखुड़ियों के पास जाकर उसे चूम लिया। जैसे ही पंखुड़ियां खुलने लगी, उनमें एक छोटी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। अचरज होकर बीवी ने उस नन्ही बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। कितनी नन्ही बच्ची हो तुम। तुम्हारा नाम थम्बलिना होना चाहिए। उस औरत ने थम्बलिना का झूला अखरोट से, उसका गट्टा पत्तों से और उसका कंबल गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया। थम्बलिना ने बड़ी ही आसानी से अपने नए जीवन की अनुकूल होने में कामयाबी हासिल की। रात में वो अपने बेड पर सोती और दिन में वो टेबल पर खेलती और गाना गाती रहती। एक रात जब थम्बलिना अपने बेड पर सोई हुई थी, एक बदसूरत मेंढक खिड़की पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अखरोट के छिलके पर सो रही है। रिबेट, ओह कितनी छोटी और सुंदर बच्ची हो तुम मेरे बेटे की एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो। जितनी जल्दी हो सकता था, उस मेंढक ने उस अखरोट के छिलके को उठाकर खिड़की के बाहर छलांग लगाई। घर के करीब एक दलदल था, उसी में वो बदसूरत मेंढक और उसके बेटे का घर था। उस मेंढक का बेटा उतना ही बदसूरत था जितना कि वो मेंढक था। जैसे ही उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाना बंद करो, बच्ची जाग जाएगी, और अगर वो जाग गई तो यहाँ से भाग जाएगी। रिबेट। पिता और बेटे ने मिलकर बच्ची के लिए एक जगह बनाई जहाँ वो रह सकती थी। उन दोनों को एक तरकीब सूझी। क्यों ना हम इस बच्ची को झील के पास के किसी एक लिली के फूल में रखे, जहाँ चारों ओर पानी है। उसका भागना नामुमकिन होगा ऐसी जगह से। पिता मेंढक ने थम्बलिना को एक लीली के पत्ते के ऊपर रखा। सुबह के वक्त सूरज की किरणों के साथ थम्बलिना जग गई। जब उसने देखा कि वो घर पर नहीं है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो डरकर रोने लगी। मैं कहाँ हूँ? दोनों मेंढक थम्बलिना के पास पहुँचे। ये तुम्हारा नया दोस्त है। मैं तुम्हारे लिए नया घर बना रहा हूँ। वो दलदल के काफी गहराई में होगा। दोनों मेंढक थम्बलिना का झूला लेकर तैरते हुए वहाँ से चले गए, उसे वहीं पत्तों पर छोड़कर। उसी समय वहाँ कुछ लाल मछलियाँ तैरती हुई पहुँची और उन्होंने उस बदसूरत मेंढक की बातें सुनी। उन मछलियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बदसूरत मेंढक एक इतनी सुंदर बच्ची को तकलीफ दे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। सारी मछलियों ने उस पत्ते की डंडी को चबाना शुरू किया जिसमें वो नन्ही बच्ची थी। सिर्फ एक पत्ते के सहारे थम्बलिना वहाँ से पानी पर तैरती हुई निकलने में कामयाब हो गई। वो हरा पत्ता अपनी राह बनाते हुए चला जा रहा था और ये नजारा चिड़िया प्रशंसा से देख रही थी। कितनी सुंदर और छोटी है वो। और जैसे ही वो अपने रास्ते से गुजर रही थी, उसके सामने एक बड़ा सा बग आया। उस बग ने थम्बलिना को जल्दी से उठाया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। अपने आप को पेड़ पर पाकर थम्बलिना काफी घबरा गई। किस तरह के बग हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं एक मेबग हूँ और मैंने तुम्हारी जैसे बग को कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मेरे दोस्त तुम्हें देख सके। कुछ देर बाद सारे मेबग्स जो उस पेड़ पर बैठे थे थम्बलिना को देखने पहुँचे। सारे मेबग्स
उस छोटी सी बच्ची की सुंदरता से प्रभावित हो गए। तुम एक मजेदार चीज हो। तुम्हारे तो पंख भी नहीं है। कितनी बदसूरत हो, इसकी तरह देख भी नहीं सकता कोई। तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ। हमें तुम जैसी बदसूरत चीज नहीं चाहिए। थम्बलिना ने पूरी गर्मी का मौसम अकेले ही बिताया। उसने खुद ही अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए उन फूलों का पानी पीकर दिन गुजारे। काफी दिनों बाद जब सर्दी का मौसम आया तब उसे ठंड लगने लगी, क्योंकि उसने गर्मी के कपड़े पहने हुए थे। दूर से एक खेत दिखाई दे रहा था जो घास से भरा हुआ था। काफी देर चलने के बाद थम्बलिना उस खेत में जा पहुंची। घास के नीचे उसे चूहों का घर दिखाई दिया। खाना मिलने की उम्मीद से थम्बलिना ने दरवाजा खटखटाया और कुछ जौ मांगा। नेक दिल के चूहे ने उसे अंदर बुलाया। थम्बलिना ने तुरंत अंदर जाकर सारा खाना खा लिया। उस चूहे को थम्बलिना बहुत पसंद आई। अगर तुम मुझे हर दिन एक कहानी सुनाओगी तो मैं सर्दियाँ खत्म होने तक तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। थम्बलिना ने चूहे का प्रस्ताव स्वीकार किया। आज मेरा पड़ोसी आने वाला है, उसकी हालत मुझसे अच्छी है। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो वो तुम्हें बड़े आराम से रखेगा, पर ध्यान रखना उसकी नजर थोड़ी कमजोर है। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी परी कथाएं सुनाकर उसे हमेशा व्यस्त रखना है। कुछ समय बाद अपनी पीठ पर मखमली फर लिए एक छुछुंदर वहाँ आया। थम्बलिना को वो छुछुंदर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसे उस छुछुंदर को नाराज नहीं करना था, इसलिए वो गाना गाने के लिए राजी हुई। Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. नजर कमजोर होने के बावजूद छुछुंदर को ये एहसास हुआ कि उसे थम्बलिना बहुत अच्छे लगने लगी है। मैं इस पूरे रास्ते गड्ढा खोदते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इसी रास्ते से जा सकती हो और मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। और उसने उसे घर ले जाने का तय किया। चूहा भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ। ये देख थम्बलिना भी तैयार हो गई। वो लोग वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उन्हें एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। उसका सिर उसके पंखों से ढका हुआ था। उसके पंख टूटे हुए थे। ये चिड़िया यहाँ नहीं थी जब मैं यहाँ आया। वो जरूर इस होल से गिरी होगी। थम्बलिना ने जंगल में चिड़ियों को खुद के बारे में बात करते हुए सुना था। उनमें से एक चिड़िया को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। चूहा और छुछुंदर की नजर बचाकर वो चिड़िया के पास गई और उसे चूमा। ये उन चिड़ियों में से एक होगी जो गर्मियों के वक्त आवाजें करती थी। अगर ऐसा है तो मैं इस चिड़िया की कर्जदार हूँ। चलो थम्बलिना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उस रात सो नहीं पा रही थी। उसने घास की एक चादर बनाई, कॉरिडोर में जाकर उस चिड़िया पे उड़ा दी। उसने एक मींट के पत्ते को गीला करके उस चिड़िया के सिर पर रखा। जल्दी ठीक हो जाओ मेरी सुंदर सी चिड़िया। अगले दिन थम्बलिना उस चिड़िया को देखने गई तो उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक होते ही मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गर्म देशों में जा सकती हूँ। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें इस गर्म पेड़ पर आराम करना चाहिए। थम्बलिना ने उसे आराम करने की नसीहत देने के बाद उसके लिए एक फूल की पंखुड़ी में पीने के लिए पानी लाया और उस चिड़िया को पिलाया। और फिर उसने उस चिड़िया की कहानी सुनी कि कैसे वो झाड़ियों के बीच उड़ रही थी जब उसके पंख टूट गए। आखिरकार ठंड का मौसम चला गया और सूरज अपनी रोशनी से चारों ओर गर्माहट फैलाने लगा। चिड़िया को पता चला कि अब उसे थम्बलिना को अलविदा कहना है,
क्या तुम जंगलों में मेरे साथ आना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरे दोस्त चूहे को बुरा लगेगा। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो फिर गुड बाय थम्बलिना, हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। आंसू भरे नजरों से थम्बलिना उस चिड़िया को उड़ते हुए देख रही थी। गर्मी को आता देख थम्बलिना की चिंता और बढ़ गई। गर्मियाँ शुरू हो गई। अब उस मखमली फर वाले छुछुंदर को तुमसे शादी करनी है। चलो हम कुछ अच्छे कपड़े ले आते हैं। ठंडी का मौसम आ गया है। मेरे साथ जमीन के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाओ थम्बलिना। थम्बलिना उस जमीन के नीचे ठंड और अंधेरे में जाने से पहले एक आखिरी बार बाहर गई ताकि वो सूरज को देख सके। जैसे ही वो अंदर आने लगी, उसके सिर के ऊपर एक चिड़िया की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वो उसकी प्यारी चिड़िया थी जिसकी जान उसने बचाई थी। थम्बलिना ने चिड़िया को बताया कि छुछुंदर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और उसे जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। सर्दियाँ आने को है और हम सारे गर्म देशों में जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकती हो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ। इस बार थम्बलिना ने चिड़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थम्बलिना उस चिड़िया के साथ उड़कर चली गई। जंगलों, नदियों, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से। कुछ समय बाद वो दोनों गर्म देशों में पहुंच गए, जो बहुत ही सुंदर था। सूरज की तेज किरणों से पूरा आकाश चमक रहा था। ये मेरा घर है। इन फूलों में से कोई भी एक सुंदर फूल अपने लिए चुन लो। बहुत खूबसूरत है। चिड़िया ने थम्बलिना को उस फूल पर रखा। थम्बलिना उस सुंदर वातावरण में बहुत खुश थी। उस सुंदर फूल पर बैठकर उसकी बारीकियों को गौर से देख रही थी। उस फूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो शीशे की तरह चमक रहा था। ये बच्चा उस फूल का राजकुमार था। वहाँ हर फूल का एक राजकुमार था। वो एक उंगली जितना ऊंचा था, जिसके चमकते हुए पंख थे और सिर पर एक सुनहरा ताज था। उस राजकुमार ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जो उसी के कद काठी की थी। तुम्हारा नाम क्या है सुंदर लड़की? मेरा नाम थम्बलिना है। उस राजकुमार ने अपना सुनहरा ताज निकालकर थम्बलिना के सिर पर रख दिया। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम इन सारे फूलों की रानी बन जाओगी। इतनी तकलीफों में रहने के बाद इतनी सुंदर जगह पर होने की वजह से थम्बलिना ने खुशी खुशी उस राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उस राजकुमार ने थम्बलिना का हाथ पकड़ा और उसी वक्त थम्बलिना के कंधों के पीछे 2 पंख उभर आए। थम्बलिना अब एक परी बन चुकी थी। वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। एक बार की बात है, शहर से दूर एक छोटा सा शहर था। इस शहर में एक डायन रहती थी जिसका सब मजाक उड़ाते थे। प्यूरी नाम की एक डायन कितनी अनाड़ी थी। एक दिन विच फ्यूरी अपने सामान्य बुरे कामों को करने के लिए एक औषधि तैयार कर रही थी। बॉबी, यहाँ से चले जाओ। तुम दुख की औषधि उड़ेल दोगे जो मुझे लोगों में बांटनी है। शुडेल रोश का बिगड़ेल कुत्ता अभी भी शांत नहीं था। वो इधर उधर भाग रहा था। बॉबी, अब बहुत हो गया। इस बीच विच फ्यूरी ने गलती से पोषण कढ़ाई में अधिक चीनी डाल दी, लेकिन इसे उसका एहसास नहीं हुआ। उसने एक छोटी बोतल में भरी हुई औषधि ली और जादू करना शुरू कर दिया। हंसी को आंसुओं में बदलने दो, खुशियों को मुसीबतों में,
और सपनों को बुरे सपने में बदल दो। तभी बिगड़ेल बॉबी चुड़ैल के पैरों में फंस गया। चुड़ैल भी ठोकर खाकर मेज के बगल में अपने झाड़ू पर फंस गई और बोतल में से कुछ औषधि कुत्ते पर गिर गई। बॉबी को समझ नहीं आया कि पहले क्या हुआ। दाएं बाएं देखा, फिर एक विशाल कैंडी में बदला हुआ कुत्ता देखा। ये देखकर फ्यूरी ने औषधि की बोतल और उसके कुत्ते को देखा जो कैंडी में बदल गया था। कैंडी इधर उधर उछल रही थी और चुड़ैल उत्सुकता से उसका पीछा कर रही थी। बॉबी, भागो मत, मैं इसे ठीक कर दूंगी। रुको! मैंने कहा रुको! कैंडी चारों ओर उछली। पहले खिड़की से बाहर निकली, फिर नीचे पूल में गिर गई और निश्चित रूप से एक पल में पिघल गई। द विच फ्यूरी ने पिघलती कैंडी को उदास नजरों से देखा। ये घटना शहरवासियों के कान से कानों तक फैल गई। जो लोग डायन की बुराइयों से तंग आ चुके थे, उन्हें लगा कि वो इसी के हकदार हैं। तुमने सुना क्या हुआ? प्रेत बाधित हवेली में रहने वाली चुड़ैल को आखिरकार दुष्टता की सजा मिल गई। हाँ, वो अब हम पर जादू नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है कि हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ एक अनाड़ी चुड़ैल है और उसने अपने कुत्ते को सिर्फ इसीलिए खो दिया। उस दिन से शहरवासी हर साल उस दिन को हैलोवीन के रूप में मनाते थे, जबकि मिली नाम की जवान लड़की हर साल उसी दिन सड़क पर जानवरों को खाना खिलाती थी। तुम आज सुबह से बहुत चंचल हो, छोटे कुत्ते, कूदो कूदो। कुछ साल बीत गए। द विच फ्यूरी ने उसका मजाक उड़ाने वालों को दंडित करने की योजना तैयार करना शुरू कर दिया। उस वर्ष हैलोवीन पर उसने अपना भेष बदला और एक विशाल कद्दू की टोपी पहनी। इस तरह वो किसी के द्वारा ना पहचाने जाने में सफल हुई। मैं अब सभी को मेरा मजाक उड़ाने की सजा दूंगी। उसने अपने द्वारा तैयार की गई औषधि की बोतल ली और वर्षों में पहली बार अपनी हवेली से बाहर निकली और एक एक करके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। किसी ने चुड़ैल रोश को नहीं पहचाना। छल या दावत? दावत। जब चुड़ैल ने कैंडी शब्द सुना तो उसने उस आदमी पर अपनी औषधि का छिड़काव किया और उसे एक विशाल कैंडी में बदल दिया। अब मेरा मजाक उड़ाओ। फिर चुड़ैल बगल के घर में चली गई। इस बार एक बच्चे ने दरवाजा खोला। छल या दावत? दावत। ये लो तुम्हारी दावत। डायन रोश ने बच्चे को वही कैंडी में बदल दिया। इस बीच मिली, जो गली के जानवरों को चराने के लिए निकली थी, विशाल कैंडीज को उछलते देखकर बहुत हैरान हुई। क्या? ये क्या हो रहा है? ये कैंडीज कहाँ से आ रही है? मिली उस दिशा में दौड़ी जहाँ कैंडीज उछल रही थी और उसने देखा कि कोई कद्दू की पोशाक में उसके सामने से गुजरने वाली कैंडी पर हंस रहा था। अरे, तुम कौन हो? इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? रुक जाओ। जब चुड़ैल ने उस युवा लड़की को देखा जो उसके पास दौड़ती आ रही थी, तो वो तेजी से भागने लगी। उन्होंने सड़क पर एक दूसरे का पीछा किया। अंत में मिली ने इस अजीब तरह से भेस वाली चुड़ैल को पकड़ लिया और उसका हुड उतार दिया। वो ये देखकर हैरान हुई कि वो विच फ्यूरी थी। चुड़ैल रोश, तुम हो? तुम बरसों के बाद फिर लोगों के साथ बुरा क्यों कर रही हो? तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। नगरवासी इसी के लायक है मिली। जबकि मैं अपने कुत्ते को खोने के लिए बहुत दुखी हूँ, वे इसका जश्न मना रहे हैं।
मिली को एहसास हुआ कि चुड़ैल रोज को अपने कुत्ते के लिए बहुत खेद है और वो वास्तव में वर्षों से अकेली है। मैं आपको समझती हूँ, लेकिन समाधान लोगों को चोट पहुंचाना नहीं है। दया हमेशा जीतती है। मेरे पास एक बढ़िया विचार है। 1 मिनट रुकिए। मिली ने छोटे पिल्ले को गले लगाया जो चौक में उछलती कैंडी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, और उसे चुड़ैल के पास ले आई। ये देखो, ये कितना मासूम है। ये खूबसूरत प्राणी अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। जब उसने कुत्ते को देखा तो विच फ्यूरी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पुराने कुत्ते बॉबी जैसा दिखता था। लेकिन ये मेरे कुत्ते की तरह दिखता है। मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। ये बहुत प्यारा है। यदि तुम शहरवासियों की बुराई करना बंद करने का वादा करो तो ये पिल्ला जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकता है और खुश रह सकता है। कुत्ते से प्यार करते ही चुड़ैल का दिल नरम हो गया। उसके अंदर की बुराई अचानक गायब हो गई। मैं वादा करती हूँ, ये कुत्ता अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा। धन्यवाद युवती। डायन ने अपने नए गोद लिए कुत्ते के साथ सड़क पर उछल रही सभी कैंडीज को वापस उनके पुराने मानव रूप में बदल दिया। उसने अपने प्यारे कुत्ते का नाम कैंडी रखा। तभी से रोज मिल्ली की तरह हर हैलोवीन पर सड़क के जानवरों को खिलाने के लिए मजेदार पोशाकों में सड़कों पर निकलने लगी, और उसके कुत्ते कैंडी ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक आंख, 2 आंखें और 3 आंखें। दूर एक देश में एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी की 1 आंख थी, बीच की बेटी की 3 आंखें और सबसे छोटी बेटी की 2 आंखें थी। उनकी माँ बूढ़ी औरत सबसे बड़ी वाली 2 बेटियों को ज्यादा प्यार करती थी। वो जो चाहती थी वो करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सबसे छोटी बेटी को हमेशा घर का काम करने के लिए दिया जाता था, जबकि वो उससे कहती थी कि उससे कुछ नहीं करना आता है। वो उसे खाने की मेज पर भी साथ नहीं बिठाते थे। माँ, 2 आंखों वाली हमारे साथ इस टेबल पर खाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो माँ ने अपनी 2 आंखों वाली बेटी को अपने साथ मेज पर नहीं खाने दिया। सभी के टेबल छोड़ने के बाद उसे केवल बचा हुआ खाना ही दिया गया। फिर भी उसके दिल में सबके प्रति दयालुता और मदद की भावना थी। एक दिन उसकी 1 आंख और 3 आंखों वाली बड़ी बहनें उसके पास आईं। उन्होंने उसका अपमान किया और अपने गंदे कपड़े उस पर फेंक दिए। तुमने ये कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, उन्हें फिर से धो। 2 आंखों वाली रोते हुए घर से बाहर निकली। वो फिर से कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई। मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। जब 2 आंखों वाली लड़की रो रही थी, उसके सामने एक परी आ गई। परी ने अपनी चमकीली पोशाक से 2 आंखों वाली लड़की को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने अपना चेहरा उससे छिपा रखा था। तुम रो क्यों रही हो खूबसूरत लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और बहनें कहती हैं कि मैं बेकार हूँ और वे मुझसे नफरत करती हैं। वे मुझे खाने की मेज पर से भी भगा देती हैं। ओहो, उदास मत हो सुंदर लड़की। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है।
ये जादू की छड़ी है। यदि तुम एक इच्छा करते हो और जादू की छड़ी को 3 बार लहराते हो तो ये सच हो जाएगा। जब 2 आंखों वाली लड़की ने एक इच्छा की, एक खाने की मेज दिखाई दी। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। इन पकवानों को तो देखो, सब कितनी गर्म और ताजे हैं। 2 आंखों वाली लड़की को कई दिनों से भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज पर रखा खाना खाना शुरू किया। जब तुम्हारा खाना खाकर हो जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बार छड़ी लहराने की जरूरत है, सुंदर आंखों वाली लड़की। याद रहे, सिर्फ 2 बार। और परी अपना चेहरा दिखाए बिना गायब हो गई। 2 आंखों वाली लड़की ने अच्छे से खाना खाने के बाद 2 बार छड़ी लहराई और मेज गायब हो गई। ओह, मैंने अच्छे से खाना खाया आज। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये छड़ी अपनी बहनों और माँ से छुपानी होगी, नहीं तो वो इसे छीन लेंगी। 2 आंखों वाली लड़की इस तरह से छड़ी का उपयोग करके घर लौट आई। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा, लेकिन पेट भरा होने के कारण उसने उसे नहीं खाया। 2 आंखों वाली ने उसकी चलने की छड़ी ली और हर रोज की तरह बाहर चली गई। वो पानी के किनारे पर गई, अपनी छड़ी लहराई और जितना चाहा उतना खाया। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी बड़ी बहनें, 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने अपनी छोटी बहन 2 आंखों वाली में बदलाव देखा। हर बार जब ये बाहर जाती है तो वापस आने पर मुस्कुराती क्यों रहती है? और ये हमारे बचाए हुए खाने को भी नहीं खाती आजकल। अगले दिन जब 2 आंखों वाली बाहर निकली तो ईर्ष्यालु बहनों ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद 2 आंखों वाली झील के किनारे पहुंच गई। उसने एक इच्छा की और 3 बार छड़ी लहराई और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज उसके सामने प्रकट हो गई। दोनों बहनें ये देखकर हैरान रह गईं। तो वो हर दिन स्वादिष्ट भोजन से अपना पेट भरती है। उसने हमें ये बताया भी नहीं। 1 आंख वाली और 3 आंख वाली भागते हुए अपनी माँ को ये सब बताने के लिए गईं। माँ को विश्वास नहीं हुआ उसने जो सुना। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर उठी। 2 आंखों वाली के घर लौटने पर सब छिप गए। लड़की के घर में घुसते ही उसकी माँ उसके पास आई और छड़ी को उससे छीनकर उसे बीच से तोड़ दिया। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? जब हम भूखे पेट घर बैठे थे तो तुम स्वादिष्ट खाने खा रही थी। इस घर में अब तुम्हारे लिए और खाना नहीं है। 2 आंखों वाली इतनी परेशान हो गई कि वो टूटी हुई छड़ी लेकर रोते हुए घर से बाहर चली गई। उसी समय रहस्यमयी अच्छी परी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। रो मत प्यारी लड़की, छड़ी के टुकड़े लो और उन्हें चांदनी रात में मिट्टी के नीचे दबा दो। तुम फिर से मुस्कुराओगी। 2 आंखों वाली को अपना चेहरा दिखाने से पहले ही रहस्यमयी परी गायब हो गई। 2 आंखों वाली ने तुरंत जाकर वही किया जो परी ने कहा था। अगले दिन जहां उसने छड़ी के टुकड़ों को दफनाया था, वहां चांदी के पत्तों और सुनहरे फलों वाला एक पेड़ उगाया। ये इतना सुंदर और चमकीला था कि हर कोई इसे देख सकता था। 2 आंखों वाली की माँ और बहनें पेड़ के पास जाकर उसमें से कुछ फल लेना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ की डालियां ऊपर उठ गईं। ये देखकर 2 आंखों वाली तुरंत उनके पास आ गई। मैं आपके लिए इस खूबसूरत पेड़ से फल तोड़ सकती हूँ। हम तो तोड़ नहीं पाए, तुम कैसे तोड़ पाओगी? 2 आंखों वाली ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। चमकीले पेड़
मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो। उसके ये दयालु शब्द सुनकर पेड़ ने अपनी शाखाओं को उसके सामने झुका दिया ताकि वो आसानी से फल ले सके। उसने अपनी माँ और बहनों को कुछ फल देने चाहे, लेकिन वे ईर्ष्या से पागल हो गईं। ओह, मैं ये कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन एक आंख वाली और 3 आंखों वाली ने जो कहा था, पेड़ ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली की बात मानता है? उसी समय एक सुंदर नौजवान अपने घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ वहां आया। यहाँ से दफा हो जाओ 2 आंखों वाली, झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, हमें शर्मिंदा मत करो। बेचारी 2 आंखों वाली अपनी माँ की बात मानते हुए बाहों में फल लिए हुए झाड़ियों के पीछे छिप गई। जब नौजवान चांदी के पत्तों और सुनहरे फल वाले पेड़ के पास आया तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। वाह! अगर इस शानदार पेड़ का मालिक मुझे चांदी की एक शाखा देता है तो मैं उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। एक आंख वाली और 3 आंखों वाली ने छलांग लगाई और पेड़ से एक शाखा तोड़ने के लिए कूदी, लेकिन सब व्यर्थ। वे एक पत्ते को भी नहीं छू पाई। तुमने तो कहा था कि ये पेड़ तुम्हारा है, तो फिर तुम इस पेड़ से एक भी फल क्यों नहीं तोड़ पा रही? 2 आंखों वाली बाहर आकर अपने फलों को नौजवान के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से डरती थी, इसलिए वहीं रुकी रही और रोने लगी। तभी रहस्यमयी परी फिर से प्रकट हुई। 2 आंखों वाली सुंदर लड़की, पेड़ का पत्ता ले लो और इसे अपने दिल में लगाओ और बिना डरे हुए नौजवान के सामने जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने परी के कहने के अनुसार किया और उसका पहनावा एक चमकदार जगमगाती पोशाक में बदल गया। वो तुरंत उस झाड़ी से बाहर निकली जहां वो छिपी हुई थी और अपनी बाहों में फल लेकर नौजवान के सामने पहुंची। नौजवान 2 आंखों वाली की सुंदरता देखते ही मोहित हो गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। मैं आपको सुनहरे फल के साथ एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, खूबसूरत आंखों वाली लड़की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आंखों वाली ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर ईर्ष्यालु बहनों और माँ ने 2 आंखों वाली से माफी मांगी। हमने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुम हमसे छोटी हो। लेकिन तुम सचमुच बहुत दयालु हो, हमें माफ करना बहन। 2 आंखों वाली ने अपनी बहनों और माँ को माफ कर दिया। चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है, तुम जितने चाहो इससे फल ले सकते हो। 2 आंखों वाली के इन सुंदर शब्दों के बाद रहस्यमयी परी चांदी के पत्ते के पेड़ के ऊपर प्रकट हुई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया। 2 आंखों वाली ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि परी की 3 आंखें थीं और उसने महसूस किया कि लोगों को अच्छा करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की जरूरत होती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना दिखें। और फिर 2 आंखों वाली और नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल दिए। रपंजल और 3 महान उपकार। एक बार की बात है, बहुत दूर एक देश में कैमिला नाम की एक दुष्ट चुड़ैल थी जो एक ऊंचे टावर में रहती थी। एक दिन जब उसने आंखें खोली तो कैमिला ने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में पाया। वो आईने में खुद को देखने गई।
कैमिला अपने रंग रूप से इतनी परेशान थी कि उसने जाकर अपने सोने के जादुई पंखे को आजमाया। कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसे पंखे को हिलाने पर जवान हो जाना चाहिए था। इस पंखे से असर क्यों नहीं हो रहा है? कैमिला को जवान होने और जीवित रहने के लिए सोने की जरूरत थी। उसे ये सोना रपंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी के लंबे भूरे बालों से मिलता था। मेरी आका, शायद आपके लिए मंत्रों की किताब में कोई समाधान हो। मंत्रों की किताब? हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। आहा! अच्छा हुआ मैंने इसके बारे में सोचा। हालांकि कैमिला अपनी किताब के पन्नों में मिले जादुई मंत्रों से बहुत खुश नहीं थी। मंत्रों के अनुसार वो केवल तभी जवान हो सकती थी अगर उसने लगातार 3 उपकार किए हों। 3 उपकार? वाह, क्या मजाक है ये। आप उपकार करने वालों में से नहीं हैं मेरी आका। काश ये कोई बुरा जादू बनाने की बात होती जिसमें आपको महारत है। मुझे तो 1 उपकार करना नहीं आता, और यहाँ 3 उपकारों की बात लिखी है। ओह, वैसे आप रपंजल से पूछ सकती हैं मेरी आका। वो सचमुच एक अच्छी लड़की है। रपंजल? रपंजल से उपकार करना सीखना? और क्योंकि दुष्ट चुड़ैल के पास कोई और बेहतर समाधान नहीं था, तो आखिरकार उसने इस विचार को एक मौका दिया और रपंजल के पास गई। इधर रपंजल एक खूबसूरत बगीचे में सिंड्रेला और स्नो वाइट के साथ चाय पी रही थी। तुम्हें चाय कैसी लगी? ये बहुत अच्छी थी रपंजल, हमें पसंद आई। दुष्ट कैमिला सोचने के लिए रुकी जब उसने राजकुमारियों को एक साथ चाय पीते हुए देखा। देखा ब्रूमी, लगता है राजकुमारियां एक उपकार पार्टी के लिए इकट्ठी हुई हैं। फिर वो अपनी उड़ती हुई झाड़ू से राजकुमारियों के पास पहुंची। कैमिला जादूगरनी, मेरी दोस्तों से दूर रहो तुम। आराम से रपंजल स्वीटी, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। मुझे देखो रपंजल, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। मुझे 3 महान उपकार चाहिए, बस। उपकार? हाँ, यदि तुम मुझे 3 महान उपकार करना सिखा दोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हाँ। रपंजल ने इस बारे में सोचा और उसे ये विचार पसंद आया कि एक मतलबी व्यक्ति ने कुछ अच्छा करने का फैसला किया है। ठीक है कैमिला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब मुझे बताओ और मैं इसे तुरंत करूंगी। तो पहला बड़ा उपकार, वो देखो सूखा पेड़, देख रही हो? इसे थोड़ा पानी दो, इसमें हरे भरे पत्ते होंगे और फिर सुंदर फल लगेंगे। हालांकि कैमिला को ये विचार पसंद नहीं आया, तो भी उसने जाकर पेड़ की जड़ में खूब पानी डाला और पेड़ तुरंत फलने फूलने लगा। वो फिर से हरा हो गया और पके फलों से लद गया। आगे बढ़ते हुए मैंने 2 शिकारियों को देखा था। जानवरों को खतरा हो सकता है, जाओ और हमारे दोस्तों को बचाओ। कैमिला अनिच्छा से अपनी उड़ती हुई झाड़ू पर चढ़ गई और शिकारियों को रोक लिया जो गाड़ी लेकर भाग रहे थे। जब शिकारियों ने एक उड़ती हुई झाड़ू और एक बदसूरत बूढ़ी चुड़ैल को देखा तो वे डर गए। और वे पिंजरे में बंद जानवरों को छोड़कर भाग गए। और तब बूढ़ी चुड़ैल ने एक जादू के साथ पिंजरे को खोल दिया। पकड़े गए सभी जानवर अब मुक्त हो गए थे। कैमिला तीसरे और अंतिम उपकार के लिए रपंजल के पास लौट आई। हाँ तो रपंजल, अब मुझे अंतिम महान उपकार बताओ। रपंजल ने बहुत विचार किया आखिरी उपकार के बारे में।
देखो, इस विशाल जंगल में घायल जीव हो सकते हैं। पेड़ों के माध्यम से जाओ, कोई कसर मत छोड़ो। और यदि तुम्हें कोई घायल प्राणी दिखाई दे तो उसकी मदद करो। दुष्ट चुड़ैल कैमिला अनमने मन से जंगल चली गई। दिन के अधिकांश समय वो घूमती रही। फिर तभी उसने एक भालू के बच्चे के खुर में कांटा लगा हुआ देखा। वो बहुत दर्द में था। 2 प्यारे बच्चे जो घर से भटक गए थे और एक कौवा जो घोंसले से गिरे हुए बच्चे पर हमला करने वाला था। इस फालतू बच्चा वाले काम को देखो। ब्रूमी, अब मैं किसकी मदद करने जा रही हूँ? मैं भी उलझन में हूँ मेरी आका। मुझे लगता है कि हम अच्छाई का धमाका करने जा रहे हैं। कैमिला ने इसके बारे में सोचा और घायल भालू की मदद करने का फैसला किया। वो तुरंत छोटे भालू के पास पहुंची और उसके पैरों में फंसे कांटे को निकाल दिया। जब कैमिला सोच रही थी कि ये उसका तीसरा और अंतिम उपकार है, प्यारा भालू जिसने कांटे से छुटकारा पाया था, उसने कौवे को डरा दिया और उसका पीछा किया। जब 2 लापता बच्चों ने कौवे को जाते देखा तो वे चिड़िया के बच्चे को ले गए और उसे वापस पेड़ में उसके घोंसले में रख दिया। इसके तुरंत बाद चिड़िया आई। उसने अपने बच्चे को बचाने वाले इन 2 प्यारे बच्चों को इनाम के रूप में शहर का रास्ता बता दिया। इस तरह बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े और अपने घर पहुंच गए। एक उपकार करते समय एक साथ 3 उपकार हो गए मेरी आका। और अंत में 3 से अधिक उपकारों को पूरा करते हुए कैमिला ने अपनी जवानी की चमक को वापस पा लिया। ओह, आहा! मैं फिर से जवान हो गई हूँ। रपुंज़ल, जो छिपकर एक पेड़ के पीछे से कैमिला के किए हुए इन उपकारों की लड़ी को देख रही थी, अचानक उसके सामने प्रकट हुई। ओह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कैमिला। देखो, तुमने एक उपकार से कितनी चीजों को बचा लिया। देखो। नहीं 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 रपुंज़ल, बिल्कुल नहीं। अब मैं बुराई करना जारी रख सकती हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था, और मैंने अभी भी तुम्हारे सुनहरे बालों को नहीं छोड़ा है। अच्छे कामों की कीमत मेरे बालों से भी ज्यादा है कैमिला, इसे याद रखना। दुष्ट चुड़ैल अपनी उड़ती हुई झाड़ू पर चढ़ गई और वापस अपने टावर पर चली गई। बहुत पहले उसने रपुंज़ल के बाल पाने के लिए चुपके से योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। और दुख की बात है कि कैमिला को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि हर अच्छे काम की कीमत सोने से ज्यादा होती है।